एक ऐसी तरमीम मुतारफ करा दी कि जिसके जरिए इन्होंने फौजी सरबराहान जो हैं अब फर्स्ट टाइम जो इनका टेनेवर है वो 5 साल कर दिया गया है। जी। एक्सटेंशन का तो कानून पहले से मौजूद है, हाँ। तो लिहाजा 5 साल पहला टर्म होगा और जब एक्सटेंशन भी होगी तो भी कम से कम 5 साल के लिए होगी। यूं 10 साल बनते। मैं दिन ब दिन जो है अपने एहतजाज की स्ट्रेटजी से मायूस होता जा रहा हूँ। खान ने उस दिन भी कहा एहतजाज कमेटी बनाए, हम्म। क्यों नहीं हो रहा है ऐसे तमाम फैसलों पे अमल दरामद? अगर वही है तो मुझे किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया है। मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा है कि आपके क्या फराइज हैं, आपने जलसे में आना है नहीं आना है, कोई दावत ही नहीं है। सबके साथ मिल बैठ के एहतजाज करें, वरना अगर आप समझते हैं कि शेर अफजल को जो है एहतजाज से माइनस कर ले तो इसका फायदा तो शेर अफजल को सिर्फ इतना होगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, पर्चे नहीं होंगे, मार नहीं पड़ेगी। ये डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है? कौन सा डिसिप्लिन? कौन सी हमने पार्टी के जो है खिलाफ वर्जी की है? हम तो वो समझते हैं कि जो ये हमारी राय है एहतजाज के मामले पे, इसके मुताबिक आप एहतजाज करें। अब इसमें पार्टी वायलेशन कहां से आ गई? और उस वक्त मैं एक अपने दिल से अपनी मर्जी से खान के साथ खड़ा हूं, किसी को खुश करने के लिए तो नहीं खड़ा हूं। तो लिहाजा अगर ये सब मिल के नाराज हो या सब मिल के इकट्ठे हो के कहें कि जी भाई आप नहीं है, तो तब भी मैं खान के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी जो मोहब्बत है, इश्क है, जो उल्फत है, वो खान के नजरिए के साथ है। 7-8 लोगों के अलावा पूरी पार्टी में जो क्यादत है वो उसको अफसोस या मातम इस चीज का है कि सवाबी के जलसे में जब मैं मुझे मदऊ नहीं किया था तो मरवत मरवत के नारे लग रहे थे। इस्लामाबाद के जलसे में ये सूरत हाल थी, लाहौर के जलसे में ये सूरत हाल थी, पूरे पाकिस्तान में वर्कर जो है उनकी मोहब्बत मिल रही है। ये चीज है जिसने जलन और असद को बढ़ाया हुआ है और इसका मेरे पास कतई कोई इलाज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है जनाब मोहतरम शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सोराब मरवत साहब, हाजिर हूँ। आपके चेहरे पर वो रौनक नहीं है आज, वो चमक नहीं है, थोड़े परेशान है। परेशान तो पूरा पाकिस्तान है। ये 76 साल से मुल्क के ये जो दुर्गत बनी हुई है और लामतनाई सिलसिला है सिविलियन के इस्तेसाल का। अब बदकिस्मती है मेरी कि पाकिस्तान की तारीख में मैं उस पार्लियामान का हिस्सा बना जिसने पाकिस्तान की तारीख में सियाह तरीन आईनी और कानूनी तरमीम की। ये जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अगवा कर रहे थे, उनके कागजात छीन रहे थे और पार्टी तोड़ रहे थे, मेंबरान असेंबली को खरीद रहे थे, असल मकसद असल कानून साजी ये थी जो कल हुई है और जिसके जरिए उन्होंने एक पाकिस्तान में एक ऐसी तरमीम मुतारफ करा दी कि जिसके जरिए इन्होंने फौजी सरबराहान जो हैं और जितने भी सर्विसेज चीफ्स हैं इनकी 5 साल मियाद रख दी। और चूंकि जिस तरह पाकिस्तान में रिवाज आ रहा है कि हमेशा से ये एक्सटेंशन होती आई है, तो अब मसला ये होगा कि 10 साल कम अज कम जो है वो पाकिस्तान में एक ही तर्ज हुकूमत होगी, एक ही शख्स की होगी, जो मेरा ख्याल है जमहूरियत के साथ, आइन के साथ जुल्म के मुतरादफ है। ये जो तरमीम इन्होंने की है बेसिकली पाकिस्तान के आईनी ढांचे से मुतसादम है। पाकिस्तान का आइन कभी ये प्रोवाइड नहीं करता है कि आप ऐसे निज़ाम की तरफ पेशकदमी करें जो मुतलकुल अनानियत की तरफ हो, टोटलिटेरिज्म की तरफ हो। और अब इसमें अदलिया की आज़ादी तो वैसे ही सलब हो चुकी है। अ, असल तरमीम जो है ये 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं अभी आईनी तरमीम का शोशा छोड़ के उन्होंने बेसिकली ये तरमीम करनी थी जो कल इन्होंने की, ताकि कौम की तवज्जो दूसरी तरफ रहे। और ये वही हैंड पिक्ड लोग थे फॉर्म 47 पे आए
तो इनको लाया इसी नहीं मकसद के मोहम्मद लिए साहब, गया था कि अब सर जाहिर है तरमीम तो, जो कानून तो पास हो गया, एक्सटेंशन हो गई है। आर्मी चीफ साहब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 2 साल का इजाफा हो गया है, 25 के बजाय 27 में जाकर वो रिटायर होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस जो एक्सटेंशन है इसकी वजह से आप परेशान। ये तो अब फर्स्ट टाइम जो इनका टेनेवर है वो 5 साल कर दिया गया है। जी। एक्सटेंशन का तो कानून पहले से मौजूद है, हाँ। तो लिहाजा 5 साल पहला टर्म होगा, और जब एक्सटेंशन भी होगी तो वो भी कम से कम 5 साल के लिए होगी। यूं 10 साल बनते हैं। तो 10 सालों तक आप क्या कहते हैं कि जनाब यही सब कुछ इसी तरह की हुकूमत और ये सारा निजाम ही इस तरह चलेगा? इनकी ख्वाहिश तो है कि निजाम इसी तरह चलाया जाए, लेकिन कल की किसने देखी है कि खुदा जो फैसले करता है आ, असल में वही फैसले लागू होते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अफसोस हुआ, आपने इदारों में जो है लोगों की प्रमोशन जो है रोक दी है। ख्वाब रहेगा किसी भी फौजी का, नेवल ऑफिसर का और एयरफोर्स के ऑफिसर का कि वो पीक पे पहुंचे। कितने जर्नल रिटायर हो जाएंगे, कितने एयर वाइस सीनियर वाइस एयर वाइस मार्शल रिटायर होंगे, क्योंकि हमने कानून ही ऐसा बना दिया है। तो ये कानून जो है बेसिकली सही अक्कासी करता है कि किस तरह हमारा निजाम जो है कठपुतली बना हुआ है, और अपने या तो अपने ही पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि ये डीसी में तरमीम आ रही है, 90 दिन तक लोगों को बगैर पूछे, बगैर पेश किए उठाया जा सकेगा। इंटरमेंट सेंटर है मुल्क में, और मुल्क में हर वो काम हो रहा है जो बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है। हर पाकिस्तानी को इन कवानीन का मातम करना चाहिए। मनोज साहब, जो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये सारी हुई है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बेंच का हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना दिया गया है। सर आप क्या समझते हैं, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर खुतूत लिखते रहे कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बुला लें, लेकिन जस्टिस यहिया ने फुल कोर्ट नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया जस्टिस यहिया ने फुल कोर्ट? मेरा ख्याल है फुल कोर्ट तो हो गया था। ये जो आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम ने तो बेसिकली ये मैकेनिज्म दिया ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तादाद इतनी होगी, और ये अरकान जो हैं वो बेंच के सरबराह के लिए वोट के जरिए इलेक्शन कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ बेसिकली पहले से तय था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बनना ही था। वो इनके मकासद को सूट करता है। फिर बेंच में वही ज्यादातर ऑनरेबल जजेस शामिल किए गए हैं जो माजी में यही हम ख्याल थे काजी फाइज ईसा के, इनके फैसले जो हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा ये आईनी बेंच को भी आप समझ लें कि अपने तई हुकूमत वक्त ने अ, यानी कि इसको यरगमाल कर दिया है। सर आप नहीं समझते कि जस्टिस यहिया आफरीदी की जिम्मेदारी थी कि वो पहले 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तमाम तर जजेस की राय लेते, उसके बाद जाकर जुडिशल कमीशन की तरफ जाते, जिसकी तरफ जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर साहब ने पहले भी इशारा किया था? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि जस्टिस ये अफरीदी का कोई ये कानूनी आईनी मैंडेट था कि वो एग्जामिन कर सकते थे। वो अब नए जो सेटअप बना दिया गया है उसमें ये चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस के जो जो किरदार हैं आईन और कानून के तहत उसी के अंदर इन्होंने रहना है। और अगर ये कोई ऐसा कोई फैसला करवा लेते इंतजामी मशीनरी के जरिए या फुल कोर्ट रेफरेंस के जरिए, तो फुल कोर्ट जो है वो एक अदालत नहीं होती है। अ, अदालत तब होती है जब आईनी या कानूनी तौर पे कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए या जिसका सुओ मोटो लिया जाए। क्योंकि ये तमाम रास्ते इन्होंने मसदूद कर दिए थे काजी फैज ईसा के होते हुए कि ना 184 तरीके के तहत इसका कोई नोटिस लिया जा सके, ना ये अदालत के सामने आ सके। और यूं 26वीं तरमीम जब हो गई तो इसके बाद जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच न बने तब तक इन चीजों को कोई और इदारा, कोई और फोरम एग्जामिन नहीं कर सकता है।
अब अगर ये एग्जामिन भी होना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही एग्जामिन करना है। इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या कोई भी दूसरे जज साहब अपने कहीं एग्जामिन नहीं कर सकता। व्हाट नेक्स्ट अमरवत साहब? ये तो फिर हुकूमत का अपना बेंच है, अपनी कमेटीज हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अपनी सारी एक्सटेंशन, अपनी मर्जी के जजेस को वो लेकर आएंगे। व्हाट नेक्स्ट? तहरीक इंसाफ तो फिर कॉर्नर कर दी गई है, बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया आप सबको। मेरा ख्याल है इन चीजों का हमें इदराक था। अल्टीमेटली ये तमाम चीजें होनी थी क्योंकि निज़ाम जो बनाया गया अ, उनको सूट या जेब ही यही देता था कि वो इस तरह का मैकेनिज्म परवान चढ़ाए जिसके अंदर जो है उनके अमाल, उनके जराइम जो हैं उन पे पर्दापोशी हो, और किसी भी जुडिशल स्क्रूटनी से उनको न गुजरना पड़े। तो ताहाल तो ये अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और हम नाकाम रहे हैं। हमें जो स्ट्रेटेजी इन चीजों को रोकने के लिए अदा करनी चाहिए थी वो स्ट्रेटेजी हम ना अपना सके, और इस तमाम निजाम को इस नहज पर पहुंचाने के लिए वो तमाम लोग इसमें यकसा मुजरिम हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट डाला। मरवत साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एहतजाज वाहिद हल है। अब आप समझते हैं, आपको एहतजाज होती है, वो देख रहे हैं मुल्क की कोई तहरीक, अवामी तहरीक है, अवाम का रिएक्शन आप सड़कों पर देख रहे हैं? मैं नहीं समझता हूं कि एहतजाज करने के अमल में भी हम शायद इतने आज़ाद हैं। खान साहब जिस एहतजाज का सोचते हैं अमली तौर पर उस एहतजाज से हम कोसों दूर हैं। मैं दिन ब दिन जो है अ, अपने एहतजाज की स्ट्रेटजी से मायूस होता जा रहा हूँ। खान ने उस दिन भी कहा एहतजाज कमेटी बनाएं, हम्म। क्यों नहीं हो रहा है ऐसे तमाम फैसलों पे अमल दरामद जो हमें बहैसियत पार्टी इत्तेहाद दे, कंसेंसस दे, हम मिल के कौम को ये बता सकें कि क़यादत अब इकट्ठी भी है और आपको लीड भी करना चाहती है, और हर किस्म की मदाफियत, हर किस्म के जबर और तशद्दुद को हम सहने की सलाहियत रखते हैं। ये तभी मुमकिन है जब खान के इस ख्वाब को हम पूरा करें जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को निकालना है। सिर्फ पीटीआई का वर्कर न निकले, हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश रखे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए निकलना है और इसके लिए मोबिलाइजेशन करनी है लेकिन लोगों मरवत में साहब, कहा तो जा रहा है कि स्वाबी में आप ऐलान कर देंगे, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोई लाहे अमल का ऐलान कर देंगे, 3-4 लाख लोग सड़कों पर होंगे, आप लोग डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। ये आप तो बड़े मायूस हैं। मैं नहीं समझता थी कि अभी तक सवाबी के जलसे पे जो आप कह रहे हैं कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। अगर हुई है तो मुझे किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया है। मुझे किसी ने यह भी नहीं कहा है कि आपके क्या फराइज हैं, आपने जलसे में आना है नहीं आना है, कोई दावत ही नहीं है। एहतजाज इस तरह तो नहीं होते। यानी क्या बेर है कि आप एहतजाज भी करें, जलसे भी करें और अपनी ही ताकत को यूटिलाइज न करें। तो इन तमाम सूरत हाल के पेश नजर मैं कहता हूँ एहतजाज तब होगा जब हम सब एक पेज पे होंगे, सब इकट्ठे होंगे। और अगर आप इस वक्त में भी बुग़्ज़ रखेंगे और ये सोचेंगे कि जी फलां फलां को मेहनत करने से गोया एहतजाज हम कर पाएंगे, मैं अब ऐसे एहतजाज के बारे में आप क्या राय दूं जिसका मरवत मुझे साहब, इल्म ही नहीं है। अब सर बड़ी हैरान कौन बात है, चूंकि बैरिस्टर गोयर साहब कल ये कहते हैं, आपने अभी ये कहा हमें पहले से इल्म था कि ये सब कुछ ये करेंगे। बैरिस्टर गोयर साहब कल ये कह रहे हैं कि जनाब ये एक्सटेंशन के बिल्स के बारे में हमें पता ही नहीं था। वो कह रहे हैं मुझे आइडिया ही कोई नहीं था। आपके साथ सौतेली मामला शुरू किया जा रहा है, आप अभी भी क्राउड पुलर हैं, आप बंदे सड़कों पर ला सकते हैं, छोटा मोटा आप खा सकते हैं, आपको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ। तो ये तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट भी करती है या खत्म हो गई है? क्राउड हम फुल करते हैं अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि खान के लिए और पाकिस्तान के लिए। और अगर हमारी एनर्जी, हमारी मेहनत या हमारी ताकत से इस तहरीक को महरूम करने की कोशिश की जाती है तो इसका फायदा सिर्फ निजाम को होगा, नुकसान हमारा होगा, पीटीआई का होगा, पाकिस्तान का होगा।
मैं बार बार ये कह चुका हूं, अगर मैं एहतजाज करूंगा या एहतजाज के अमल में हिस्सा लूंगा, तो मुझे ये यकीन होना चाहिए कि एहतजाज उसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तानी चाहते हैं और जिस तरह खान चाहता है। अब मैं किस तरह एक ऐसे एहतजाज में शामिल हो सकता हूं जिसके सर पैर का मुझे इल्म ना हो। मैं आपको मिसाल दूं, 22 अगस्त को हमने जलसा करना था। मैंने वीडियो पे पैगाम दिया कि 22 का जलसा हर हालत में होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम चूड़ियां पहनेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही थी मैंने, क्योंकि मुझे अपने आप पे यकीन था कि कोई हमें मजबूर ही नहीं कर सकता है। लेकिन 22 अगस्त को सुबह सवेरे एहतजाज मौखर हुआ, मुझे 11 बजे पता चला। अब वो जो फिक्रे मैंने कहे थे अभी तक हजम नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर अगर मुझे ये बावर भी होता या गुमान भी होता कि इस तरह हो सकेगा, तो हम ऐसे अल्फाज क्यों कहते। और दूसरी बात यह है कि खान के पास जब गए तो खान कहता है वीडियोस बनाए, लोगों को तहरीक दें। अब आगे के लिए हम किस तरह तहरीक दें। मैं दूसरी मिसाल दूं, डी चौक का एहतजाज था। अब डी चौक के एहतजाज में मैं तो बीमारी की वजह से था ही नहीं, लेकिन अगर मैं होता तो या तो क्योंकि मुझे तो कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होता कि हमने क्या करना है, तो लिहाजा डी एहतजाज में जनाब आली हम अपना ही मुंह तोड़वाते, क्योंकि वापस तो जाना था ही नहीं। तो जब आपको यानी इल्म हो कि भाई मेरी बाग डोर जो है वो खान के हाथों में है, अवाम के हाथों में है, वही मुझे आगे ले जा सकते हैं। एहतजाज में जब तक फैसला साजी में मुझे यकीन न हो कि एहतजाज जेनुअन हो रहा है और एहतजाज उसी तरह हो रहा है जिस तरह हम और खान चाहते हैं, तो लिहाजा अब आप कह रहे हैं कि सवाबी का जलसा है, आगे क्या तहरीक है, क्या स्ट्रेटेजी है। अब मैं बिल्कुल ही अक्सर जो है इससे लाइलम हूँ। तो आप बताएं ना कि क्या लोग मुझ पे एतमाद करेंगे जब मुझे खुद इल्म ना हो, और मैं उनको किस तरह बावर करा सकूंगा कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एहतजाज तब होगा, मैं रिपीट करता हूँ, कि जब आप सबको ऑन बोर्ड ले, सबके साथ मिल बैठ के एहतजाज करें। वरना अगर आप समझते हैं कि शेर अफजल को जो है एहतजाज से माइनस कर ले, तो इसका फायदा तो शेर अफजल को सिर्फ इतना होगा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, पर्चे नहीं होंगे, मार नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका नुकसान तो आप देखें ना, हजारों नहीं लाखों लोग मेरे साथ निकले थे। मतलब साहब मसला ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ये मुझे तो ठीक ठाक समझ आ रही है। जो नीचे लोग कमेंट करेंगे अवाम वो भी ठीक ठाक समझ रही है। सलमान अकरम राजा साहब और आपकी पार्टी बार बार वार्निंग जारी करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया आपके बारे में कि वो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जनाब हम इसके बाद उनके ऊपर यानी एक और हम रिएक्शन देंगे। आपने फिर ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया। व्हाट्स रॉन्ग सर? ये सलमान अकरम राजा साहब, ये जो टॉप इस वक्त यार मौजूद है, ये क्यों आपको हजम नहीं कर पा रहे? इनकी जाती क्या खुन्नस है आपके साथ? मेरे तो उनके साथ कभी कोई मसला नहीं उठा है। खुशामदीद कहा वो जब सेक्रेटरी जनरल बने, खान के सामने बातचीत हुई, फैसले सब उनके सामने हुए। आगे से उनको डिसिप्लिन की पड़ी थी। लोग यहाँ 2-2 अरब रुपए लेके वोट बेच रहे हैं और पार्टी को तोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अगर आसान होता, आप लोगों ने तो अपने तय, इन्होंने तो मुझे पार्टी से भी निकाल दिया था, तो मैं अपना जमीर ही बेच देता, जाके इस मुल्क से कहीं भाग जाता। ये आए दिन जो है तकालीफ का सामना करना पड़ता है, क्यों इनको समझ नहीं आ रही है तमाम को कि हमें कास्ट के लिए लड़ना है। वरना जब आप खुद इस मौके पे कहते हैं, ये डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है? कौन सा डिसिप्लिन, कौन सी हमने पार्टी के जो है खिलाफ वर्जी की है? हम तो वो समझते हैं कि जो ये हमारी राय है एहतजाज के मामले पे, इसके मुताबिक आप एहतजाज करें। अब इसमें पार्टी वायलेशन कहाँ से आ गई? और उस वक्त तक तो ऐसा कोई बयान मैंने दिया ही नहीं था। वो क्यों लोग मुझे थ्रेट करते हैं? मैं तो देखिए, एक चीज सबको जहन में बिठानी चाहिए, कोई मुझे दबा नहीं सकता है, और ना मैं किसी से दबने वाला हूं। और दूसरी बात, मैं एक अपने दिल से अपनी मर्जी से खान के साथ खड़ा हूं, किसी को खुश करने के लिए तो नहीं खड़ा हूं। तो लिहाजा अगर ये सब मिल के नाराज हो
या सब मिलके इकट्ठे होके कहें कि जी भाई आप नहीं है, तो तब भी मैं खान के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी जो मोहब्बत है, इश्क है, जो उल्फत है, वो खान के नजरिए के साथ है। तो आप लिहाजा, और मैंने जी जी, आपकी लास्ट मैंने खान के साथ। मैंने तो ये पूरे 9 मई के बाद से लेकर आज तक कोई मुझे बता सकता है कोई फायदा उठाया? मरबत मैंने साहब। कोई मैंने कोई पार्टी के ऑफिस में कोई बड़ा ही मुझे मेरे सर पे ताज रख दिया गया हो, मैंने कोई यहाँ पे वजारत मांगी हो, मैंने तो ये कहा है ना कि एहतजाज के प्रोसेस में मुझे शामिल कर, और एहतजाज के प्रोसेस में शामिल होना ये एक ख्वाहिश है जो कि हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए। इस पर मुझे कोई भी दे, A to Z, जितने लोग कोई धमकियां दे, डिसिप्लिन है, फलां है, ढींग है, वो अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर कोई इतना तंग है तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट टाइम जब इन्होंने कहा कि जिसको पार्टी से निकाल दिया, तो मैंने अपने खानदान के लोगों को जमा किया और उनके सामने ये तमाम मसले रखे कि जी जिनके लिए लड़ रहे थे, जिनकी शेपें और जिनकी उम्मीद थी, अब ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो अब क्या करें? तो सबने मुतफिका तौर पे कहा, यहाँ गांव का घर मेरा जला दिया गया, मेरे इस्लामाबाद का फार्म हाउस गिरा दिया गया, 47 FIR हुई है, मेरा ब्रदर इन लॉ मर्डर कर दिया गया, और कोई दिन नहीं रहता है, बार बार गिरफ्तारियां, जहां ये इदारों के लोग, पुलिस हमारे पीछे न पड़ी हो, जिंदगी जो है उन्होंने जहन्नम बनाई हुई है। तो सबने कहा कि छोड़ो, किस मुसीबत में फंसे हो, दुबई में मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, जाए वहां पे अपनी फैमिली को शिफ्ट करें, 8 साल 10 साल जिंदगी रह गई है, आराम से गुजारे। तो मैंने फिर शेगोर साहब को फोन किया, अपने रिजिग्नेशन दे दिया। मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों के साथ मिसफिट हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्टे। तो फिर शेगोर ने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा कि ये भी तो खान मुखालिफ कुव्वतों की कोशिशें हैं कि वो चाहते हैं कि खान कमजोर हो। अब अगर इस टाइम पे आप खान का साथ छोड़ेंगे, मैंने कहा मैं नहीं साथ छोड़ रहा हूँ, वो मुझे निकाल रहे हैं पार्टी का फॉर्म इस्तेमाल करते हुए, तो मेरा क्या नुकसान होगा? मैं तो जाऊंगा GBR पे वॉक करूंगा, आराम से मैं जिंदगी गुजार सकूंगा। पाकिस्तान में यहाँ रहना तो दोज़ख और जहन्नम बना हुआ है। तो तब फिर से गौर साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप अपने अकल से काम लें, जब खान को, और जब खान से मैं मिला, तो खान ने खुद यानी इन तमाम चीजों का उनको इदराक था और उनको इल्म था, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और उसने कहा कि कोई आपके हवाले से जितनी भी, अब मैं आपको बता दूं, मैं इस चीज से भी तंग आया हुआ हूं कि जितने भी लोग हैं ना, A to Z, किसी के साथ मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ मेरा रास्ता ही नहीं कटता है, किसी के साथ मेरी कोई अनबन ऑर्गेनाइजेशन मैटर पे हो ही नहीं सकती है। लेकिन 7 8 लोगों के अलावा पूरी पार्टी में जो क्यादत है, वो उसको अफसोस या मातम इस चीज का है कि सवाबी के जलसे में जब मैं मुझे मदऊ नहीं किया था, तो मरवत मरवत के नारे लग रहे थे। इस्लामाबाद के जलसे में ये सूरत हाल थी, लाहौर के जलसे में ये सूरत हाल थी, पूरे पाकिस्तान में वर्कर जो है उनकी मोहब्बत मिल रही है। ये चीज है जिसने जलन और असद को बढ़ाया हुआ है, और इसका मेरे पास कतई कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा,
उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।